नमस्कार। मैं डॉक्टर आर के यादव, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में काय चिकित्सा विभाग में विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जो कि उत्तर प्रदेश के आयुष विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका शीर्षक आयुष संवाद है, इसके माध्यम से आज आप सभी के साथ अपनी बातें को रखने का, अपनी बातों को एक दूसरे से साझा करने का आज मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष विभाग का और विशेष रूप से मैं उन सभी का, माननीय मंत्री महोदय श्री धर्म सिंह सैनी जी, आयुष मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, श्री प्रशांत त्रिवेदी जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सरकार, श्री डॉक्टर राजकमल यादव जी, विशेष सचिव जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में हैं आयुष विभाग में। साथ ही मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं आयुर्वेद के निदेशक डॉक्टर एस.एन. सिंह जी को और रजिस्ट्रार डॉक्टर सुरेश कुमार जी को, कि उन्होंने आप लोगों के साथ अपनी बातें साझा करने का एक अवसर मुझे प्रदान किया है। और मैं समझता हूँ कि इस अवसर के माध्यम से, जो कि एक आयुर्वेद में बहुत सा एक लैकुना है, एक कमी भी रहती है, कि एक साधारण व्यक्तियों के लिए उपयोगी होना, साधारण लोगों से जनसंवाद करना, यह एक बहुत कमी जो आयुर्वेद में थी, संभवतः उस कमी को इस आयुष संवाद कार्यक्रम के माध्यम से सरकार ने अपनी तरफ से पूरा करने की कोशिश की है। और मैं समझता हूँ कि ये कार्यक्रम सभी लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। इसी क्रम में जो आज मैं अपनी बातें रखूँगा, जो कि मुझे मौका दिया गया है कि मैं मधुमेह रोग पर अपने विचार रखूँगा। मधुमेह रोग और उसकी आहार और पोषण की क्या उपादेयता है, इस विषय पर मैं अपनी बात रखूँगा। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि अगर आप देखें पिछले कुछ समय से, अगर आप न्यूज़ के जो मीडिया हैं हमारे, और भी चैनल्स हैं, उनके माध्यम से अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं जो हमारा देश है वो मधुमेह के एक हब की तरह से, या मधुमेह के एक केंद्र की तरह से आने वाले समय में विकसित होने जा रहा है। और ऐसे में अगर आप देखें तो जो हमारे देश में जो संसाधन हैं, जो हमारे देश में शिक्षा की, चिकित्सा की जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसके आधार पर अगर आप देखें तो शायद केवल एलोपैथिक चिकित्सा के माध्यम से इसका निराकरण कर पाना काफ़ी हद तक संभव नहीं है। और ऐसे में आवश्यकता पड़ती है हमारे जो सिस्टम है, जो हमारी आयुर्वेदिक जो साइंस है, जो आज दादा बाबा के नुस्खों के रूप में बहुत समय से हमारे साथ मौजूद है। आयुर्वेद के ऐसी आप कह सकते हैं कि ऐसे रेमेडीज़ हैं उसके अंदर, ऐसे उपक्रम हैं उसके अंदर, जिसके माध्यम से बहुत से जो व्याधियां हैं उनको हम काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। ये अगर पूरी तरह से जड़ से नहीं समाप्त कर सकते हैं तो हम काफ़ी हद तक लाभ तो दे ही सकते हैं। आज का ज़माना जो है, आज का समय जो है, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा है। और पिछले आप विशेष समय, पिछले 6 महीनों में जो हम सभी ने झेला है, अपने देश ने झेला है, पूरे विश्व ने झेला है, ये समय ऐसा है जिसमें कि विशेष रूप से अब आप देखेंगे तो इम्यूनिटी या उससे जो रिलेटेड चीज़ें हैं, खान पान, आहार, पोषण, ऐसी चीज़ों के विषय में ध्यान बरबस ही बहुत ज़्यादा आकर्षित हुआ है। तो ये जो केवल ऐसा नहीं है कि इस समय पर ही ये ध्यान हम लोगों को रखना है, खाली ऐसे ही रखना है, परंतु कोई भी व्याधि है, उसको अगर आप देखेंगे तो उसका सीधा सीधा संबंध हमारे आहार से, हमारे विहार से और आचार से होता है। इसी प्रकार से हमारा जो मधुमेह रोग है, जिसको कि हम सामान्य भाषा में डायबिटीज़ मेलिटस की तरह से जानते हैं, अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये व्याधि या ये जो रोग है धीरे धीरे जो है समाज में बहुत बढ़ता जा रहा है।
और कहीं ना कहीं इसके लिए हमारे जो रिस्पॉन्सिबल चीज़ें हैं, जो इसके लिए कारण हैं, वो हमारे जो खान पान है, हमारा आहार विहार है, हमारा रहन सहन है, ये बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप मधुमेह के थोड़ा सा अगर आप इस पे जाएँ, थोड़ा सा रोग के विषय में जानें, तो अगर आप देखें 2 प्रकार के आयुर्वेद में रोगी वर्णित किए जाते हैं। 2 प्रकार के रोगी हम लोगों को शास्त्र कहता है। एक तो कृश प्रमेही, मतलब ऐसे हैं जो रोगी कृश होते हैं, मतलब दुर्बल होते हैं, पतले दुबले होते हैं। दूसरे होते हैं स्थूल प्रमेही, जो कि थोड़े से आप कह सकते हैं शरीर से ठीक होते हैं, हृष्ट-पुष्ट होते हैं। ऐसे जो रोगी हैं उनको स्थूल प्रमेही कहा गया है। लेकिन अगर आप देखें तो खाली ये कह देने मात्र से इसका समझ लेना इतना लेकिन इसके मूल में जब आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि 2 विशेष प्रकार के जो प्रमेह हैं, या जो 2 विशेष प्रकार के मधुमेह रोग हैं, उनको इसके माध्यम से दिखाया गया है। अगर आप कृष्ण प्रमेह की बात करें तो आज जिसको आप इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं या टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, उसके लक्षण कृष्ण प्रमेही से पूरे पूरे मिलते जुलते हैं। इसी तरह से यदि आप बात करते हैं स्थूल प्रमेही की, तो जो आज टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है, या जो है खाने पीने के जो हमारे रहन सहन से या लाइफ स्टाइल से होने वाला है, जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, उससे बहुत मिलते जुलते हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप इसको देखेंगे, जो हम लोगों का जो शास्त्र है, उसमें ये बात तो सही है, जो कृष्ण प्रमेही है या जो आप कह सकते हैं सहज प्रमेही है, जो कि पहले से ही आप कह सकते हैं आनुवंशिक कारणों से या वंशानुगत होने से ये बीमारी हमारे शरीर में आती है, तो उसका तो बचाव करना संभव है, हो सकता है, परंतु एक लंबे समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद वो हमारे शरीर को निश्चित रूप से प्रभावित कर रही होगी। परंतु ये जो स्थूल प्रमेही वाले जो रोगी हैं, उनको हम लोग निश्चित रूप से आहार विहार से काफ़ी हद तक दूर रख सकते हैं। अगर आप देखें तो 2 तरह के रोगी हैं, तो 2 तरह की मुख्य रूप से चिकित्सा भी है। आप चिकित्सा की बात करेंगे तो जैसे हमारे यहाँ सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात कही गई है, एक तो कहा गया है कि आहार कैसा हो और पोषण कैसा हो। आहार भी हो तो वो पोषण किस प्रकार से दे रहा है शरीर को, ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें, जब एक मधुमेह का रोगी होता है, उसको हम लोग कई बार एडवाइस करते हैं, बहुत एडवाइस करते हैं कि भाई आपको ये परहेज़ करना है, ऐसा परहेज़ करना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है। और अधिकांश चीज़ें जो है, जो हमारे शरीर को कई बार हम लोग नुकसान देने वाली होती हैं, ऐसा समझ के, स्पेशली जो हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, या जो खोए से बनी चीज़ें हैं, या जो घी वगैरह से बनी चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ों को हम लोग रिस्ट्रिक्शन करते हैं। जब रिस्ट्रिक्शन करते हैं, होता क्या है कि हमारे शरीर में बहुत सी धीरे 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 करके जो है कमियां आने लग जाती हैं। इसीलिए बहुत से, अगर आप देखेंगे कोई भी चिकित्सा पद्धति हो, चाहे आज की जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति है, उसमें भी आपको उसमें विटामिन्स और मिनरल्स के सप्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। लगभग उसी तरह से आयुर्वेद में भी जब आप मधुमेह की चिकित्सा कर रहे होते हैं, तो उसमें जब हम लोग मधुमेह की चिकित्सा करते हैं, चूँकि उसको संतर्पणजन्य व्याधि माना है, मतलब अधिक खाने पीने से, अधिक आराम करने से ये बीमारी होती है। तो ऐसे में जब इसको ठीक करना है, तो हम लोग ज़्यादातर उसमें तिक्त है, कटु है, मतलब इस तरह के औषधियों का प्रयोग अधिक मात्रा में करते हैं। जब तिक्त और कटु और थोड़े कषाय रस की औषधियाँ ऐसी रहती हैं जिनका कि हम लोग प्रयोग करते हैं, उनके प्रयोग करने मात्र से होता क्या है कि हमारे शरीर में एक प्रकार का शोषण पैदा करती हैं। वो शरीर को थोड़ा सा कमज़ोर करती हैं, और जब वो कमज़ोर करती हैं तो हम लोगों को उसको सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तब हम लोगों को मिनरल्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, साथ में सप्लीमेंट करने पड़ते हैं। और यही काम आहार का है। यही काम जो है, हम पोषण के माध्यम से, अनेक औषधियों के माध्यम से मधुमेह को रोगी को अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, तो इसको साथ साथ हमको देना पड़ता है। कैसा आहार? अब सबसे बड़ी बात यह है कि मधुमेह का रोगी है तो हम उसके साथ क्या आहार दे सकते हैं। अगर आप देखें तो जो एक परंपरागत एक सिद्धांत है, जिसके आधार पर हम उसको ये कहते हैं कि आप साधारण चीज़ें खाइए। आपको 1200-1300 कैलोरी वाला खाना आपको प्रतिदिन इस्तेमाल करना है।
तो अगर आप देखें 1200-1300 जो हमारा जो परंपरागत विज्ञान है, जो आप कह सकते हैं आधुनिक विज्ञान है, उस पर कैलोरी की बातें ही ज़्यादा होती हैं। इतनी कैलोरी का खाना आप खाइए, आप किस माध्यम से लेते हैं। परंतु इसके उलट जो है थोड़ा सा आयुर्वेद में ऐसी चीज़ें हैं कि रस है, गुण है, वीर है, विपाक है, कर्म है, प्रभाव है, इस तरीके की बातों को ध्यान में रख कर के औषधियों का निर्धारण करने के लिए कहा गया है। तो जब जो भी आहार आप लें वो लघु सुपाच्य होना चाहिए, आसानी से पच जाए और शरीर में एक, जैसे हमारे एक शरीर की अपनी प्रक्रिया है, एक निश्चित समय के बाद लगभग 6 से 7 घंटे के बाद हमारे शरीर को दोबारा भूख लगने लग जाती है। तो हम जब कभी भी खाना खाएं तो ऐसा खाएं जो कि लगभग 6 घंटे में, 5 घंटे में पच जाए और हम लोगों को भूख लगने लग जाए। और हमेशा अपने जो खान पान का एक तरीका है उसमें ऐसा होना चाहिए कि हमारा जो आहार है हम पूरा भर पेट ना खाएं, जितनी हमारी कैपेसिटी है, जितना हमारे को शरीर को ज़रूरत है उससे थोड़ा सा कम ही खाएं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि हमारे जो शरीर में जो बहुत से कोष्ठ में जो दोष रहते हैं, दोष कह सकते हैं, हमारे जो आयुर्वेद की फ़िलॉसफी है, आयुर्वेद का सिद्धांत है कि उसमें वात, पित्त और कफ, इन तीनों को मूव करने का आसानी से जगह मिलता है और हमारा जो पाचन है वो काफ़ी हद तक ठीक होता है। परंतु यदि अगर हम भरपेट खाना खा लेते हैं तो ये गतियाँ जो है प्रभावित होती हैं और हमारा जो पाचन का जो तंत्र है वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता है। एक मधुमेह के रोगी के लिए जहाँ की आपको आवश्यक है, आप पाचन का पूरी से ध्यान दें। एक जो भी खाना खाया है वो समय से पच जाए, ऐसा आपको ध्यान देना होगा। तो करना क्या है, हमारे पास बहुत से विकल्प मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छा खाना ये नहीं होता कि आप प्रतिदिन जो है आप काजू खाएं, बादाम खाएं या बहुत से घी खाएं, दूध खाएं। ये अच्छा इसको नहीं माना जाता। माना अच्छा उसको जाता है जो कि एक कंप्लीट हो भोजन हमारा और हमारे शरीर की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा कर रहा हो। और हमारे शरीर की आवश्यकताएं बहुत सी खाली कार्बोहाइड्रेट या शुगर नहीं होते, बहुत से हमारे मिनरल्स होते हैं, बहुत से हमारे मेटल्स होते हैं जो कि हमारे शरीर में रहते हैं और उनको भी भरपाई करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आप हरी सब्जियां हैं, सलाद हैं, फल हैं। फलों में भी एक आप कह सकते हैं भ्रांति भी है कि डायबिटीज़ के मरीज़ को फल नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो मीठे होते हैं। परंतु अगर आप देखेंगे एक निश्चित सीमा तक मीठे, जैसे चीकू है, केला है, इनको आप अवॉइड कर सकते हैं। परंतु अगर मान लीजिए अगर आपको सेब खाना है तो आप सेब ले सकते हैं, दिन भर में लगभग आधा से 1 सेब आप खा सकते हैं। इसी तरह से बहुत से हमारे जो पदार्थ हैं जिनका कि हम सेवन कर सकते हैं वो आप आसानी से इसको ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो है हमारे जो फलों में बहुत से ऐसे फल आते हैं जैसे अमरूद है, जामुन है, बहुत से ऐसे फल हैं जो कि हमारे आसानी से उपलब्ध हैं और आसानी से उपलब्ध होने के कारण हम उसको और ले सकते हैं, कॉस्ट में भी कम होते हैं। इसी तरह से जब फलों की बात करते हैं तो दूसरी बात आती है सब्जियों की। सब्जियों की बात अगर हम आहार में करें, मधुमेह से संबंधित जो रोग हैं हमारे जो शरीर में आप कह सकते हैं उसको जो फ़ायदा कर सकते हैं, विशेष रूप से एक मोटा सिद्धांत याद रखिए कि जो भी चीज़ें ज़मीन के अंदर होती हैं, जैसे आलू है, शकरकंद है, अरबी है, इस तरीके की चीज़ें जो शरीर के ज़मीन के अंदर पैदा होती हैं, जिनमें कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट के कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसी चीज़ों को आप अवॉइड करिए, आप उनसे थोड़ा सा दूर रहिए। और जो चीज़ें लीफी वेजिटेबल्स हैं, पत्ते वाली सब्जियां हैं, जैसे लौकी है, परवल है, तुरई है, इस तरीके की चीज़ें जो है इनको आप खाने में शामिल कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा है हमारा जो क्या लें पीने के लिए, जैसे मिल्क प्रोडक्ट हैं बहुत से। एक सामान्य से कि डॉक्टर साहब अगर हम दूध नहीं पिएंगे, दही नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर में कमज़ोरी आ जाएगी। तो इसको भी हम लोग एक दूसरे तरह से इसको ले सकते हैं। जैसे हम लोग मिल्क हैं, अगर मिल्क लेना है तो कोशिश करें कि उसका मलाई वाला पोर्शन निकल दें और यह सपरेटा जैसा होता है या जो टोन्ड मिल्क होता है उसको हम सेवन करें। दही अगर लेनी है तो उसी टोन्ड मिल्क की तो दही बनाएं और उसको हम लोग यूज़ करें। इसी तरह से अगर जो है
सबसे जो उपयोगी साबित होता है वो होता है आप तक्र, जिसको कि छाछ बोलते हैं या मट्ठा भी बोलते हैं सामान्य भाषा में, वो बहुत उपयोगी है। छाछ को आप प्रतिदिन इस व्याधि में यूज़ कर सकते हैं, और जब आप यूज़ कर पाएंगे तो इसको जो है बहुत ज़्यादा शुगर लेवल नहीं बढ़ाएगा, शरीर की जो ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा करता रहेगा। तो एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आहार आपके लिए हो सकता है। साथ में जो हमारे मिनरल्स हैं उनकी पूर्ति होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे कि आज एक सामान्य आप शुगर का ट्रीटमेंट कोई भी कर रहा होता है तो उसमें आपको कैल्शियम है, विटामिन डी है, इस तरीके की चीज़ें हमेशा सप्लीमेंट करते हुए पाया जाता है। तो जब इस तरह की चीज़ जब सप्लीमेंट हम कर रहे होते हैं तो इनका हम आयुर्वेद में हमारे पास बहुत से ऐसे उपयोगी द्रव्य मौजूद हैं, जैसे प्रवाल की प्रिपरेशंस हैं, शंख की प्रिपरेशंस है, मुक्ता शुक्ति है, बहुत सी चीज़ें हैं जिनको कि देने से हम कैल्शियम की कमी से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। ये तो रही एक जो पोषण की बात है, ये कैसे हम पोषण को निर्धारित करें मधुमेह के रोगी में। क्योंकि चिकित्सा जो है खाली दवाओं से नहीं होती। दवाओं के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो चिकित्सा के 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। 3 हिस्सों में सबसे पहले एक तो आहार होता है हमारा, विहार होता है, और चिकित्सा तीसरे नंबर पे आती है। अगर आप देखें चिकित्सा मतलब औषधि प्रयोग, औषधि प्रयोग जो है वो तीसरे नंबर पे आता है। अगर हम अपना आहार और विहार सही रखें तो हम बहुत सी जो बीमारियां हैं उनसे काफ़ी हद तक दूर रह सकते हैं, बच सकते हैं। और इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए ही हम लोग इसका व्याधि की चिकित्सा में औषधियों का प्रयोग भी कराते हैं और आहार द्रव्यों का भी प्रयोग कराते हैं। अगर आप देखें तो जैसे आजकल कारण क्या है, बहुत सा जो प्रमेह हो रहा है, बहुत सा हमारे समाज में फैल रहा है। अगर आप देखें, अगर आज से 10 साल पहले का जो एक समय था वो कम्युनिकेबल डिजीज़ का था, इन्फेक्टिव डिजीज़ का था, और आज पिछले 10 सालों में चीज़ें बदल गई। इन्फेक्शन से होने वाली जो बीमारियां थी वो थोड़ी सी कम हो गई। अब वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो हैं उनके प्रति ज़्यादा, जैसे हमारा जो है ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, ऐसी जो बीमारियां हैं वो शरीर में ज़्यादा कहीं ना कहीं दिखाई देने लग गई हैं, और इससे होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी बहुत मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी जो खान पान की जो परंपरा है वो कहीं ना कहीं दूषित हो रही है, और इस दूषित खान पान की वजह से ही संभवतः ये बीमारियां बढ़ रही हैं। और पहले भी आप लोगों ने सबने ये न्यूज़ देखी होगी कि WHO जो कि एक संस्था है वर्ल्ड लेवल पर, वो ये कहती है कि हमारा जो देश है वो कुछ समय बाद डायबिटीज़ का हब बनेगा, मतलब एक सेंटर बनेगा डायबिटीज़ का। लेकिन अगर हम लोग केयरफुल रहेंगे, हम लोग ध्यान देंगे, तो हम इससे बच सकते हैं, काफ़ी हद तक हम अपना बचाव कर सकते हैं। और इसी टारगेट को ध्यान में रख कर के हमारे जो सरकारें हैं उनमें भी बहुत सा ध्यान दिया जा रहा है, और इस इलाज को, इस रोग के चिकित्सा को एक मिशन के रूप में, मिशन मधुमेह करके उसको सामने लाया गया है। और मिशन मधुमेह के अंतर्गत बहुत से ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि जैसे हमारे जो आयुर्वेद की हमारे ट्रेडिशनल जो परंपराएं हैं उनको भी हम लोग स्टैंडर्डाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। स्टैंडर्डाइज करने से क्या होगा कि हम उसमें ये कह पाएंगे कि किस रोगी को, कौन सा रोगी कैसा है, किस ग्रेड का है, किस रोगी को कब क्या देना है, ये हम कह पाएंगे। दूसरे क्या है, हम समय रहते रोगियों को रेफ़र भी कर पाएंगे अपने, जैसे मान लीजिए हम किसी क्लिनिक पे बैठे हैं तो अपने ऐसे हायर सेंटर पे हम किसी PHC या CSC पे रेफ़र किया, वहाँ से नहीं ठीक होता है तो किसी टर्शरी केयर में जो और हायर सेंटर है वहाँ पर हम रेफ़र कर सकते हैं। तो ये जो एक हमारे अंदर एक आएगा, और वो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि ये जो मधुमेह की महामारी जैसा जो हमारे देश में प्रसार कर रहा है, फैल रहा है, इसको हम कहीं ना कहीं बहुत हद तक रोकने में कामयाब हो जाएंगे। और नियमित जो है, जो पहला ये तो आहार की बातें हो गई, दूसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में मैंने बताया कि वो पोषण। पोषण जो है हमारे शरीर में कैसे होगा, वो होता है हमारे सप्लीमेंट्स से। जब हम औषधियाँ दे रहे होते हैं, जब हम अपनी जैसे चिकित्सा करते समय हम डायबिटीज़ की जो औषधियाँ यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करते समय अगर आप देखेंगे तो बहुत सी तिक्त रस वाली औषधियाँ होती हैं, कटु रस वाली औषधियाँ होती हैं। इस तरह की जो औषधियाँ हम लोग यूज़ करते हैं उससे होता क्या है, शरीर में
कमज़ोरी आती है, निश्चित रूप से थोड़ा सा एक सामान्य भाषा में कहें कमज़ोरी आती है, तो उन्हीं को पूरा करने के लिए हमारे पास बहुत से विकल्प मौजूद हैं। जैसे आप शिलाजीत की प्रिपरेशंस होती हैं, प्रवाल की प्रिपरेशंस होती हैं, और भी बहुत सी प्रिपरेशंस होती हैं जो कि इन कमियों को ही दूर करती हैं। तो ये पोषण की बात है। अगर आप देखेंगे तो जैसे विटामिन डी सप्लीमेंट करते हैं हम लोग आजकल एलोपैथिक चिकित्सा करते समय, उसी तरह से आयुर्वेद के भी कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जिनको कि हम साथ में देते हैं, तो रोगी के शरीर में जो कमियाँ आ रही होती हैं वो बहुत हद तक दूर हो जाती हैं। और जो तीसरा, जो आहार हो गया, विहार हो गया, पोषण की बात हो गई, और जो तीसरी जो सबसे प्रमुख चीज़ है संभवतः वो मानसिक कारण भी हैं इसमें। मानसिक तनाव से दूर रहना चाहिए। अपने जो सारे उपयोग ऐसे करें जिससे कि हमारे मन में स्ट्रेस ना हो, जो हमारी चिंता है, दुविधा है, ऐसी भावनाएं हमारे शरीर में ना आने पाए। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि ज़रा सा भी किसी को स्ट्रेस होता है, ज़रा सा चिंता होती है, तो वो शुगर का लेवल अचानक बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में जो है हमारा ध्यान कर्तव्य ये होना चाहिए कि हम अपने मन को बहुत संतुष्ट रखें। वो मन कैसे संतुष्ट रहेगा? हमारी लाइफ में जब हम योग है, प्राणायाम है, ध्यान है, ऐसी चीज़ें भी अगर हम अपने जीवन में शामिल कर लें तो आहार हो जाएगा, औषधि विहार हो जाएगा, और हमारा जो लाइफ स्टाइल करेक्शंस है वो हो जाएगा। और साथ साथ जब हम औषधियाँ भी यूज़ करेंगे, आयुर्वेद में बहुत सी ऐसी औषधियाँ यूज़ करते हैं, लेकिन मेरा ये निवेदन है, आप सभी चूँकि सामान्य जनता हमारी जो बहुत आजकल एजुकेटेड है, बहुत सब कुछ जानती है, समझती है, तो ऐसे में मेरा उनसे यही निवेदन रहता है कि आप कोई भी औषधि यूज़ करें, आप ये मान के मत यूज़ करिए कि आयुर्वेद निरापद है, आयुर्वेद की दवाएं लेने से कोई नुकसान नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सी ऐसी आयुर्वेद में औषधियाँ मौजूद हैं जिनको कि अगर आप बिना सलाह के लेंगे, बिना किसी परामर्श के लेंगे, तो वो शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ऐसे में आपका कर्तव्य ये है कि आप किसी भी एक अच्छे चिकित्सक के पास जाएं या किसी भी एक अच्छे हॉस्पिटल में जाएं, वहां अपना समुचित रूप से पहले जांच कराएं। जांच कराने के से क्या होगा कि शरीर की आज की स्थिति के बारे में पता लगेगा। जब अपने शरीर की स्थिति के बारे में आप जानकारी पा पाएंगे, आपकी जानकारी पूर्ण होगी, तो बिल्कुल मिनिमम दवाओं पे, बहुत कम दवाओं पे आपका उपचार हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत आवश्यक है। मतलब पहले एक तो आप आहार की बात करें, फिर विहार की बात करें, फिर पोषण की बात करें, और ये सबसे बड़ी बात जो है फिर औषधियाँ आती हैं। और औषधियों के प्रयोग के लिए एक निश्चित किसी एक क्वालिफाइड आदमी के पास आप जाइए। दूसरा जो है, अपनी समय पे जांच जरूर कराते रहें, ये बहुत आवश्यक है। हम लोग इस बात को कई बार इग्नोर करते हैं, लेकिन आजकल अगर आप देखें, जैसे ब्लड प्रेशर है, इसको भी साइलेंट किलर जैसा कहा जाता है, उसी तरह से हमारा डायबिटीज़ भी है, ये भी लाइफ स्टाइल वाली डिसीज़ है। और समय रहते पे अगर आप इसको कंट्रोल कर लीजिए तो जीवन लाइफ इसी के साथ चलता रहता है। निश्चित रूप से ये बात भी बहुत से लोग कई बार क्लेम करते हैं, तो क्लेम करना कहीं से उचित नहीं है। बहुत से लोग क्लेम ये करते हैं कि हम डायबिटीज़ को या ब्लड प्रेशर को या ऐसी जो थायराइड की बीमारियां हैं उनको तुरंत हम जड़ से ख़त्म कर देते हैं। परंतु देखिए, ये कहना बहुत समीचीन नहीं है, बहुत उचित भी नहीं है। ये आज साइंटिफिक युग है। आज साइंटिफिक युग में हर चीज़ पैरामीटर पे देखी जाती है, समझी जाती है, जानी जाती है। तो ऐसे में खाली ये कह देना, कोई क्लेम करना, या उस क्लेम के बहकावे पे या टीवी पे या अनेक जो अखबारों में विज्ञापन होते हैं उन पे बहकावे में आकर आप ऐसी औषधि लेने के लग गए कि बजाय शरीर को फ़ायदे के वो नुकसान करना शुरू कर दे। तो इन चीज़ों से बचें। तो सबसे बड़ी जो एक मेरी आज की जो आप सभी लोगों से इस मंच के माध्यम से निवेदन यही होगा कि आप ये जो हमारा चिकित्सा है उसको किसी क्वालिफाइड व्यक्ति के माध्यम से ही लें। अपने खान पान पर, अपने व्यवहार पर, अपने रहन सहन पर नियंत्रण रखें, और जो पोषण है शरीर का, जो हमारे लिए आवश्यक है, उसको ध्यान में रखकर ही अपना आहार विहार लें। और अगर इस तरीके से अगर आप आहार विहार लेंगे तो खाली डायबिटीज़ नहीं, बहुत सी अन्य बीमारियां भी ऐसी हैं जिनको कि हम बहुत हद तक नियंत्रित कर सकते हैं, अगर पूरी तरह से जड़ से नहीं मिटा सकते तो ये जो सावधानियां हैं, अगर हम इनको अपने जीवन में उतार लें, और जब जीवन में उतार लेंगे
तो निश्चित रूप से जो है हम इन रोगियों को काफ़ी हद तक ठीक कर पाएंगे, इन रोगों से हम बच पाएंगे। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं पिछले 6 महीने से हमारे देश का, पूरे विश्व का जो हाल है, ऐसे में अगर आप देखें मानसिक तनाव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मानसिक तनाव तेज़ी से बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से जो व्याधियाँ जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इस तरीके की बीमारियाँ भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो इन पर कंट्रोल करने के लिए जो हमारी मेंटल फैकल्टी है, जो मानसिक भाव हैं, उसका भी अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपनी जीवन में थोड़ा सा योग है, थोड़ा प्राणायाम है, इनको भी स्थान दीजिए। थोड़ा सा आप आहार का ध्यान दीजिए, विहार का ध्यान दीजिए, पोषण का भी ध्यान दीजिए, लेकिन मेडिटेशन का जो मानसिक जो फैकल्टी है, हमारी मेंटल जो स्टेटस है, उसको भी केयर करते हुए उसका ध्यान देंगे तो हम अपने रोग से बहुत हद तक बचाव कर सकते हैं। और ये ही जो छोटी छोटी सावधानियां हैं, इनको हमको ध्यान में रखना है। और डायबिटीज़ ही नहीं, बहुत सी अन्य जो बीमारियां हैं, इवन कैंसर जैसी घातक बीमारियों को भी हम काफ़ी हद तक पोषण के माध्यम से कंट्रोल में रख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः उत्तर प्रदेश के आयुष विभाग को धन्यवाद देता हूँ, यहाँ के पदाधिकारियों को, विशेष रूप से जो है हमारे जो संयोजक हैं इस आयुष संवाद के, और डॉक्टर राजकमल यादव जी को मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, और निदेशक डॉक्टर एस.एन. सिंह जी का भी धन्यवाद करता हूँ, और रजिस्ट्रार डॉक्टर सुरेश जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि जिसके माध्यम से मैं आप सभी से अपनी बात रख पाया, अपनी बातों को शेयर कर पाया। और संभवतः ये जो छोटी छोटी बातें हैं हमारे जीवन में यही कारगर होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने व्याख्यान को यहीं पर आज विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।